तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम सीखने वाले हैं जीरो चैप्टर ऑफ फिजिक्स। अब आप कह रहे होंगे कि फिजिक्स में हम जीरो चैप्टर ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें फिजिक्स की नींव जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम घर बनाते हैं। तो घर बनाने से पहले हम सीधा घर थोड़ी ना बना देते हैं, हम सबसे पहले नींव खोदते हैं। तो ये हमारे फिजिक्स की नींव ही है जीरो चैप्टर, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कैसे हम घर बनाएंगे, यानी कि कैसे हम आगे इस फिजिक्स को समझ सकते हैं। इस फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन आती है, बहुत सारा आपको जैसे कि कह देता है कि ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करो। ये भी हम जीरो चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्न ऐसे आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स आप 11वीं में आ गए हो, जब हम 10वीं में थे तो जीरो चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी विज्ञान में, लेकिन अब हमें जीरो चैप्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गणितीय विवेचन होते हैं, यानी कि गणितीय श्रृंखलाएं होती है, जिसकी मदद से हमें उस सूत्र को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सभी हम जीरो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलन या अवकलज या लिमिट्स। अवकलन या अवकलज अलग अलग होते हैं, लिमिट्स भी अलग होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे अवकलज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवकलज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलज। जीरो चैप्टर में बहुत सारे गणितीय विवेचन है, लेकिन आज हम अवकलज पढ़ रहे हैं। कल हम समाकलन पढ़ेंगे, अगर अवकलज हो गया तो। नहीं तो अवकलज के मुझे लगता है एक दो लेक्चर और होंगे। अवकलज पढ़ेंगे, फिर हम समाकलन पढ़ेंगे, फिर आपको गाते समझाएंगे, फिर आपको दीर्घवृत्त और बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे। तो आज हम सबसे पहले अवकलज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अवकलज में जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो होगा ढाल का कॉन्सेप्ट। ढाल बराबर एम होता है या टेन थीटा होता है। ढाल को एम भी लिखते हैं और टेन थीटा भी लिखते हैं। तो इस ढाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ खींचो। ग्राफ, ये हमने एक ग्राफ खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दो बिंदु कंसिडर करो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बिंदु कंसिडर कर लिया और यहाँ पर भी एक बिंदु हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर एक कोई लाइन खींच लो। ये हमने यहाँ पर कोई लाइन खींची। ये लाइन इस दो बिंदुओं के प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ रही है, और ये दो बिंदु यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो नीचे जो बिंदु है उसके ऊपर, उसके नीचे एक लाइन खींचो रेफरेंस के लिए, बिंदु टाइप लाइन, ठीक है। अब देखो, यहां पर जो थीटा बन रहा है ये उसकी ढाल बन रही है, यानी कि टेन थीटा बन रहा है। और ये कि ये ढाल नीचे भी बनती है, सेम टू सेम ढाल जो कि नीचे भी बनती है। तो हमको ढाल ज्ञात करनी है। अब हम ढाल ज्ञात करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1, यानी कि ये यहाँ पर कोई x जुड़ा होगा और यहाँ पर कोई ये y पर जुड़ा होगा, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तो कोई x1 होगा और यहां से यहां तो कोई y1 होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं x1 y1, x1 y1 लिख दिया हमने। और ये जो है हम यहां पर लिखेंगे x2 y2, यानी कि ये x2 y2 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x कोई दूसरा है और y कोई दूसरा है। तो यहाँ पर हम x2 y2 पर बिंदु कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर x2 ये इतना आ जाएगा और y2 ये आ जाएगा इतना। x2 y2 हमारे पास आ गया है। इसकी मदद से हम अब ढाल निकालेंगे। तो देखिए, हमें कितना लेना है, हमें बस इतना लेना है और इतना लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समकोण बन रहा है। आपको पता है यहाँ पर हमको समकोण दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको इतनी ही ढाल चाहिए, यानी कि इतनी इतनी हमको ढाल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये y1 आपको दिख रहा है, ये y2 इतना बड़ा आपको दिख रहा है। y2 इतना बड़े में से y1 इतना कम कर लोगे तो ये इतना बच जाएगा आपके पास। यानी कि यहां पर आपको कर लेना होगा y2 माइनस y1। यहां पर आपको y2 माइनस y1 कर लेना होगा। अब यहां पर x2 इतना बड़ा है और x1, अगर x1 को इस x2 में से बाहर निकाल देंगे तो यहां पर हमको बचेगा x2 माइनस x1। तो यहां पर हमारे पास ये बच जाएगा x2 माइनस
x1, ठीक है। यानी कि ये बन गया डेल वाई और ये बन गया डेल एक्स। तो हम लिख लेंगे डेल वाई अपॉन में डेल एक्स बराबर क्या होता है, m, बोले तो ढाल। ढाल हमारे पास ये होती है m बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, या टेन थीटा बराबर में डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। अब आप कहोगे कि ये हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्यों लिखा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्यों नहीं लिखा? तो देखिए ये है हमारे पास लंब और ये है हमारे पास आधार। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी कि हम डेल एक्स को पहले लिखेंगे, नहीं, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमारे पास लंब होता है। हमेशा याद रखना थीटा के सामने वाला हमारे पास लंब होता है। तो हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक ग्राफ डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हमने जो ढाल देखी थी, ढाल क्या आ रही थी हमारे पास में, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में ढाल आ रही थी। अब हम जो कि वो ढाल किसके लिए आ रही थी, स्ट्रेट लाइन के लिए आ रही थी, यानी कि एक सरल रेखा जो कि यहाँ पर ग्राफ में बनाई जाती है उसके लिए आ रही थी ये ढाल। लेकिन अब हम उसी ढाल को एक असमान रूप की रेखा, जैसे कि कोई भी ऐसी रेखा है, इसके लिए हम डिनोट करेंगे। तो देखिए यहां पर भी x का मान सेम आ रहा है, यहां पर भी x का मान सेम आ रहा है। y का मान भले ही अलग, नहीं, x का मान अलग अलग आ रहा है लेकिन y का मान सेम आ रहा है, ठीक है। y का मान देखो सेम आ रहा है, ये यहाँ पर y है क्योंकि ये y अक्ष है और ये है x अक्ष। तो यहाँ पर y का मान सेम आ रहा है और x के मान अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन इसी को हमको सॉल्व करना है, जो कि हम अवकलज के माध्यम से करेंगे। तो हम इसके जस्ट निकट जाते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं 4, इसको हमने 4 मान लिया। और ये जो y है वो हमको ज्ञात नहीं है, यानी कि अगर अब मैं y लिख दूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो इसका भी आ रहा है इसका भी आ रहा है, तो y हमको पता नहीं है अभी तक। x हमने लिख दिया है 4, ठीक है। तो 4 को अब हम 4 के कितना नजदीक जा सकते हैं, मैं 4 के कितना नजदीक जा सकता हूं, मैं 4 के जैसे कि 4.1, तो ये 4 के नजदीक ही होगा। 4.01 में और 4 के नजदीक जा सकता हूँ। 4.001 में और 4 के नजदीक जा सकता हूँ। 4.001 में और 4 के नजदीक जा सकता हूँ। तो ये नजदीक जाने के लिए लिमिट लगानी पड़ता है, यानी कि वो सीमा, लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा, यानी कि वह सीमा जहां तक हम 4 के पास जा सकते हैं, यानी कि 4 के पास जाने के लिए इतनी सीमा कि हम 4 के पास जा सकते हैं, वही सीमा कहलाती है। तो ये हमारे पास में क्या x2 का मान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो 4.001 है, आप ये मत मानो कि यहाँ पर सर ये इतना गैप आ रहा है तो ये 4.0001 कैसे हो सकता है। आप मानो बस कि यहाँ पर है 4.001। 4 को मैं अगर नहीं 4.001 को अगर मैं 4 से माइनस कर दूं, ये x2 का मान है, x1 का मान हमारे पास में दे रखा है 4। अगर मैं x2 का मान x1 से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आता है 0.0001। ये हमारे पास x2 माइनस x1 का मान आता है, x2 माइनस x1 0.001, ठीक है। ये हमारे पास में x2 माइनस x1 का मान आता है, यानी कि डेल x का मान हमारे पास में क्या आ रहा है 0.001। यही हम सीमा के साथ करते हैं, यानी कि सीमा अगर हमें किसी की अवकलज ज्ञात करना है तो लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले लिमिट लगा दिया। अब डेल एक्स जो है हमारे पास में 0.001 है, क्या ये 0.0001 जीरो के इक्वल है, यानी कि मैं इसको अगर 0 लिखूं तो भी चलता है। लेकिन इसको हम 0 क्यों लिख रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए हम टेंडिंग्स टुवर्ड का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर।
जो कि हम डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो लगाते हैं यहाँ पर। ये टेंडिंग टुवर्ड दिखाता है कि ये जीरो नहीं है, बट ये 0.0001 है, लेकिन ये जीरो नहीं है। ये हमको टेंडिंग टुवर्ड दिखाता है कि ये 0.001 है, 0.0 नहीं है, ये हमको दिखाता है, लेकिन हम सीधा जीरो लिख देते हैं यहाँ पर। ये दिखा रहा है हमको कि ये जीरो नहीं है, 0.001 है। ठीक है, तो अब जो कि है, अब हम dx अपॉन में dy के साथ इसका अवकलज करते हैं बाद में। ये तो आ गया पूरा इसका तामझाम। ठीक है, अब इसका अवकलज किसके साथ करना होता है, वो करना होता है dx अपॉन dy। y यहाँ पर क्या दिखाता है, y यहाँ पर दिखाता है x का y के सापेक्ष अवकलज। y यहाँ पर दिखाता है x का y के सापेक्ष अवकलज, यानी कि x में जो हम मान रखेंगे वो हमें, नहीं सॉरी, dy अपॉन dx होता है, सॉरी, हाँ, dy अपॉन में dx होता है। x हमें क्या दिखा रहा है, y का x के सापेक्ष अवकलज, यानी कि यहाँ पर y में जो हम मान रखेंगे, y में जो भी हम मान रखेंगे, जैसे कि y बराबर हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो मानो एक y बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये y का मान यहाँ पर रखा, तो इसके सापेक्ष अवकलज, y के सापेक्ष x का अवकलज ही ये dy अपॉन dx दर्शाता है। इसके ऊपर हम कुछ उदाहरण करने वाले हैं अभी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले इसके दो रूल देख लो। लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, dy है, dy मानो कांस्टेंट है, यानी कि कोई अचर है, 1 2 3 4 ऐसा कोई है dy बराबर में कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ये भी हो सकते हैं और कोई वैल्यू पुट, जैसे कि हम समीकरण को सॉल्व करते हैं उसमें भी कांस्टेंट आते हैं, तो उनको हम नहीं रखते हैं, उनको हम मिटा देते हैं। तो जो dy अपॉन में dx होगा, यानी कि यहाँ पर y की जगह कांस्टेंट होगा कोई भी, अपॉन में dx होगा, तो उसका मान हमारे पास में आ जाता है 0। ठीक है, dy की जगह अगर कोई कांस्टेंट रखा हो, यानी कि 1 2 या 3 4 कोई भी रखे हुए हो, और उसके अपॉन में dx आता है, तो हमारे पास में लिमिट का मान 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम अवकलज के कुछ नियम डिफाइन करेंगे। मेजर हम पहले दो नियम देख लेते हैं और उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बाद में मैं आपको और कुछ नियम बताऊंगा। जैसे कि पहला नियम हमारे पास ये कहता है कि जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, या डेल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, और जहां पर dy अपॉन में dx है बराबर में 0 आएगा। क्यों आएगा 0? यहाँ पर y क्या है, y बराबर हमारे पास में है कांस्टेंट। y हमारे पास में कांस्टेंट है, इसके लिए हमारे पास में ये 0 आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब जैसे कि कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर ये नंबर आ जाते हैं आपके पीछे, तो आप 0 लगाएंगे, यानी कि बिना सोचे समझे आप सीधा 0 लगाएंगे। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखा है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 ऑफ d5 का मान dx। ठीक है, d5 अपॉन में dx दे रखा है, तो आप इसका सीधा सीधा मान लिख दोगे 0। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसा होता है। दूसरा जो नियम हमारे पास में कहता है कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है और d x की घात n है और अपॉन में dx है। ठीक है, dx की घात n है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर y क्यों नहीं लिखा, dx की घात n क्यों लिखा?
बेटा y बराबर ही x की घात n है हमारे पास में, ठीक है। यानी कि y हमारे पास में, हम मैथ में पढ़ते हैं y हमारे पास में एक फलन होता है, y बराबर में होता है fx। और जो हम लिमिट में पढ़ रहे हैं वो फलन के लिए पढ़ रहे हैं। ये आप जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो ज्यादा इसमें दिमाग न लगाए, मैथ वालों को अपने आप समझ में आ जाएगा। आप बस ये इतना ध्यान रखो कि y की जगह हमारे पास में होता है x की घात n, ठीक है। y की जगह होता है x की घात n। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये जो ऊपर x की घात n है, जो x के ऊपर जो घात लिखी हुई है n, उसको पहले लिख दो n। फिर जिसके ऊपर घात लिखी है यानी कि जो आधार है उसको अब गुणा करो, और जो अब घात है उसमें से एक कम कर दो घात के रूप में n-1। यानी कि इसका ये सूत्र बन जाता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0 dx की घात n अपॉन में dx बराबर में n इंटू एक्स n-1। ये हमारे पास में सूत्र बन जाता है इसका, ठीक है। यह दूसरे नियम हमारे पास में अवकलज का कहता है। इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं देखता हूं, जो कि है हमारे पास में लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0 डी एक्स की घात 1/3 अपॉन में dx। सो dx की घात 1/3, बेटा 1/3 घात लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं dx के ऊपर x के ऊपर 1/3 घात लिखी हुई है उसको मैं आगे ले आता हूं 1/3 इंटू में जो x है उसको x को ऐसे के ऐसे रख देता हूं, ठीक है। अब जो घात है उसमें से एक मैं हटा देता हूं -1। अब देखो 1/3 है, 1/3 x है, ठीक है। अब 1/3 में से अगर एक जाता है, देखिए 1/3 में से एक जाता है, जैसे कि 3 का लसअप ले लेंगे 3 आ जाएगा, और 3 के से 3 और 1 बराबर -3, -2/3। यहां पर हमारे पास में आ रहा है -2/3। जिसको लसअप लेना नहीं आता है मैं उसको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही किया है, अब लसअप लेकर मैं आपको बताता हूं। देखिए 1/3 -1 है, 1/3 -1 है। तो सबसे पहले इस 1/1 कर दो इसे। अब 3 और 1 है, ठीक है, इसका लसअप लो 3,1, 3 1 बराबर 1,1। तो 3 इंटू 1 हम कर देंगे, ठीक है 3। अब 3 का गुणा इसमें जाता है, 3 एकम 3, ठीक है, एक बार जाता है, इस 1 को इससे गुणा कर दो 1। अब 1 का भाग इसमें जाता है 3 बार, इस 3 को इस 1 से गुणा कर दो 3, ठीक है। 1 - 3 बराबर में हो जाता है -2/3। तो हमारे पास में -2/3 आ गया। अब जो 1/3 x है और x की घात -2/3 है और इंटू में है, आपने जो पढ़ा होगा कि आधार के ऊपर जो घात होती है और वो किसी अचर नहीं, हाँ अचर से अगर गुणा में होती है और उसको अगर बटे में ले जाते हैं तो जो ऊपर की घात माइनस होती है वो प्लस हो जाती है। तो जो 1/3 है मैं इसको ऐसे के ऐसे रखूंगा, और जो x है वो x नीचे चला जाएगा और 2/3 हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 भी नीचे जा सकता है ना, तो 3 नीचे जाएगा, 1/3 x की घात 2/3 हो जाएगी हमारे पास में। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो देखिए दूसरा एग्जांपल मैं कर रहा हूं, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड 0 डी एक्स की y की जगह हम लिखेंगे x² + 2x + 1 अपॉन में dx, ठीक है। ये हमने ऐसा लिख लिया। तो ये कैसे होगा, देखो x² है तो x² में जो 2 है उसको आगे ले जाओ 2। अब जो x है उसको वापस लिखो 2 - 1, ठीक है।
प्लस 2 है। अब देखो ये 2 है, इसको आप पहले खोलने की फॉर्म में कर दो, ठीक है, यानी कि ऐसे कर दो dx² अपॉन में dx प्लस में d2x अपॉन में dx प्लस में d1 अपॉन में dx, यानी कि इसको पूरा खोल दो, इसको पूरा खोल दो, ठीक है। हम कॉलेज में ऐसा कर सकते हैं, इसको पूरा खोल सकते हैं। तो ऐसे आपने खोल दिया तो देखिए dx का मान ये आ गया हमारे पास में 2x 2 - 1। अब जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक देते हैं। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट गुणा में जुड़ा हुआ है तो उसको बाहर फेंकते हैं, अगर x के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको पूरा 0 लिखते हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट ऐसा हो तो हम उसको 0 लिखते हैं, अगर कांस्टेंट x के साथ जुड़ा हुआ है हो तो उसको बाहर फेंक देते हैं, यानी कि 2dx अपॉन में dx हो जाता है, और dx क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये भी आप देख लो, लिमिट में अगर आपको ऐसा दे रखा हो dx अपॉन में dx तो आप उसका मान 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, 1। तो 2 है और आपको पता है dx अपॉन dx का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जो यहाँ पर d1 अपॉन में dx है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम d1 अपॉन में dx बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0, 2x की घात 1 प्लस 2 प्लस 0, यानी कि 2x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा लिमिट का, ठीक है, 2x प्लस 2। तो हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें और भी समझाना है, इसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ त्रिकोणमिति रूल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति रूल्स हैं, यानी कि हमारे जो जो लिमिट्स लगती है, यानी कि जो लिमिट लगती है हमारे पास में, उसमें जो त्रिकोणमिति में लिमिट लगती है वो कैसे लगती है। जैसे कि हमको दे दिया लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंडिंग्स टू 0 बराबर में d sin x अपॉन में dx, तो मान क्या होगा, तो cos x होगा। ये हमें ये मैथ में है ना, जो मैथ लेता है बच्चा उसको ये समझाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स में है और जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको सीधा ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। d sin x अपॉन में dx बराबर में cos x होता है, d tan x अपॉन में dx बराबर में sec स्क्वायर x होता है, और d sec x अपॉन dx बराबर में sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ आपको महसूस हो रहा है? हो रहा है कुछ, देखो d sin x अपॉन में dx है तो cos x लिख दो, ठीक है। d tan x अपॉन में dx है तो इसको sec स्क्वायर x लिखो, और d sec x अपॉन dx है तो इसको लिखो sec x इंटू tan x, ठीक है। अब जो sec x इंटू tan x लिखा है, अब जो cos x है उसका उल्टा क्या होता है, sin x लिख दो। sec स्क्वायर x है उसका उल्टा क्या होता है, cos स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x लिख दो। उल्टा मत समझो, इसके नीचे वाला समझ लो, यानी कि cos x के नीचे वाला क्या होता है, cos x के ऊपर वाला क्या होता है, sin x। तो ये ऐसे समझ लो यार, आप समझ सकते हो कि sec cos x, sin cos और tan cot, तो ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन जो सीसी वाले हैं, जिसके भी नीचे जिसको भी आप सीसी देख रहे हो, जैसे कि cos में c है, cot में c है और cosec में क्या है, c है, ठीक है। तो उन सभी को माइनस माइनस लगाना है आपको, ठीक है, उन सभी को आपको माइनस माइनस लगाना है। ये आप नोट कर दो, जो भी सी होता है, जिसके भी सी लगे हैं उसमें माइनस आता है, ठीक है। और भी कुछ त्रिकोण में और भी कुछ इसके अवकलज के कुछ नियम है, जैसे कि d log x अपॉन में dx बराबर में 1/x होता है। ये जब log का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें ही तो मैं आपको बता दूंगा। d e की घात x अपॉन में dx बराबर क्या होता है, e की घात x होता है, और d a की घात x अपॉन में dx बराबर में होता है a की घात x log a। अब ये देखो ये a क्या है, ये a है हमारे पास अचर है, ठीक है, a बराबर अचर। अचर क्या होता है हमारे पास में, 1 2 3 ऐसे अचर होता है, ठीक है। तो ये अचर है, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, क्योंकि ये लॉग में नहीं है, लॉग में ही है लेकिन हम इसका कोई एक एग्जांपल देखते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन
होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, चौथा डी ए की घात x है, तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ डी 3 की घात x, ठीक है, अपॉन में dx। मैंने कोई ऐसा एग्जांपल लिया डी 3 की घात x अपॉन में dx, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ये ए अचर है तो 3 को ऐसे 3 लिख दिया, 3 की घात मैंने x कर दी और log कर दिया और यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया। तो ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ठीक है। और अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, फिर ये मैं आपको गुणा भाग का नियम और जोड़ बाकी का नियम भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस अवकलज में जोड़ बाकी का नियम और गुणा भाग का नियम भी होता है, वो भी हम इसका बताएंगे।